Hello friends, today we are going to discuss class 9th NCERT in text question of chapter 8 part 5. So welcome to e-classmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Okay? तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग यूजुअली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे इक्वेशंस हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट इट। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है और s क्या होता है। तो यहाँ पे v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट u क्या होता है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। Okay, a is the acceleration, t is for time and s stands for distance travel. Again I am repeating this कि s यहाँ पे स्पीड नहीं होती है, यहाँ पे होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर डिस्टेंस कवर्ड, दोनों हम लोग टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है कितने, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करने के 10 सेकेंड के बाद वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो होता है रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूनिट से भी समझ सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, वो एक्सेलरेशन की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहला क्या गिवन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्लियरली टाइम लिखा हुआ है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया हुआ है आफ्टर स्टार्ट। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे भी अगर ये टर्म यूज़ होता है आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब स्टार्ट हो रही है कोई व्हीकल्स चलने के लिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करना शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब जब कोई बॉडी रेस्ट में जाता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप होने वाला होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ मिल गया, क्या, क्योंकि यहाँ पे कार क्या हो रहा है, स्टार्ट करने के बाद ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और हमको आफ्टर द 10 सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एस होता है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एस हियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमको s फाइंड करना है, तो हम इन 3 इक्वेशंस में से हम लोग किस किस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम देखते हैं कि हमको फाइंड करना है s, तो ये s किस किस इक्वेशन में हमको मिलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ s नहीं है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन में क्लियरली यहाँ पे s दिख रहा है, यानी कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में भी यहाँ पे s है, यानी कि हम लोग थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द s, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल को फाइंड करने के लिए। बट हम लोग मेनली कौन से इक्वेशन का यूज़ करेंगे, अब इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको s को फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, u चाहिए और v चाहिए।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन u और v तीनों ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो है, u भी है, लेकिन वी डोंट हैव द v, ठीक है। v हमारे पास नहीं है, v की जगह पे टाइम है, ठीक है। तो जब v नहीं है तो हम लोग s को फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन बचा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो s को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमको u चाहिए, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी तीनों के तीनों गिवन में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दैट इज s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नाउ अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन हम लोग s की वैल्यू को गेन कर लेंगे, ओके। तो u क्या है, u इज 0 एंड टाइम इज व्हाट, टाइम इज 10 सेकेंड्स, ओके, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है 4, ओके, एंड टाइम इज व्हाट, टाइम इज 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियरली ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो यूनिट होगी मैंने कलेक्टिवली यहाँ पे लिख दिया m। मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं बता दूंगी कि यहाँ पे यूनिट्स को कैसे सॉल्व किया मैंने, कि यहाँ पे जो फाइनल यूनिट है वो मीटर आया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जब जीरो को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही होता है, एज इट इज़ होता है, ठीक है, जीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 10 इंटू 10 एंड 100 भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है एंड वी गेट, तो यहाँ पे s कितना आया, s बिकम्स 200 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एक कार है जो स्टार्ट करने के 10 सेकेंड्स के बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 200 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये यूनिट्स कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 सेकेंड है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बेसिकली इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाफ है इंटू 4 क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यानी कि 4 मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आता है, टाइम का स्क्वायर, यानी कि 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स, ओके। तो ये 2 सेकेंड्स, ये 2 सेकेंड्स कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे ये कैंसिल होकर कितना हो जाता है, 200 मीटर ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इतना हम लोगों को पता होता है कि जो डिस्टेंस होती है उसकी SI यूनिट मीटर होती है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग कलेक्टिवली सिर्फ मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूनिट्स यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं और हमारा फाइनल यूनिट यहाँ पे निकल करके आता है। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई होगी। Now comes to question number 20. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? Okay, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग लिख देते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ी सी ईजीनेस फील हो, ओके। तो सबसे पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बार बार इक्वेशंस को लिखने से ये भी फ़ायदा होता है कि इक्वेशंस हम लोगों को याद भी हो जाते हैं। तो सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग इस तरीके का क्वेश्चंस बनाएं तो आप लोग बार बार इसको ज़रूर लिखें, ठीक है। अपने आंसर शीट में भी इस चीज़ को लिखें ताकि वो चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके, कोई कन्फ्यूज़न और डाउट कोई अपीयर ना हो, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मतलब कि स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है और उस वक्त थ्रो करने के वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। यानी कि हम लोग जब थ्रो कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की है, ओके। अब द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस स्टोन के मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन लगने की जो डायरेक्शन है ना वो कैसी है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना हाइट अटेंड किया जाएगा इस स्टोन के थ्रू, यानी कि इस इनिशियल वेलोसिटी से और इस एक्सेलरेशन से वो कितने हाइट तक जाएगा ये स्टोन, ये हमको फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि उस हाइट तक जाने के लिए ये कितना वक्त लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक डायरेक्शन पर्टिकुलर दिया हुआ है, ये जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो स्टोन के मोशन के डायरेक्शन से मैच नहीं करता, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है तो उस कंडीशन में उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस में भी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली क्या है, वो रिटार्डेशन है, यानी कि डी एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और इस क्वेश्चन में हमको इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम लोग ध्यान से अगर समझते हैं तो हम लोगों को एक और यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, ठीक है, कि अगर कोई भी स्टोन है, कोई भी चीज़ें ट्रैवल कर रही है, जब हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं तो वो एक टाइम पे जाकर के रुक जाता है, ठीक है, और किसी हाइट पे जाने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो v होगी इट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि इसने कितना मैक्सिमम हाइट रीच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली हाइट का यूज़ करते हैं, बट हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन में यहाँ पे एस लिखा होता है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टोन भी एक डिस्टेंस ट्रैवल ही कर रहा है, तो यहाँ पे हाइट को हम लोग बेसिकली यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे, डैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड हियर द एस, ओके। एंड हमको ये भी फाइंड करना है कि कितना टाइम ले रहा है इस मैक्सिमम हाइट को रीच करने में, ठीक है। तो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द टाइम, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि एस को फाइंड करने के लिए हम लोग किस किस इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सेम वही लॉजिक्स को यूज़ करने वाले हैं जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम लोग क्लियरली एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली इस क्वेश्चन में हम लोगों को एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमको यहाँ पे गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम लोगों को एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी चाहिए, यू चाहिए और ए चाहिए, और यहाँ पे हमारे केस में वी, यू और ए तीनों ही चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि वी आर गोइंग विद द इक्वेशन नंबर थर्ड, हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोगों को जब s फाइंड करना है तो सबसे पहले s को इंडिपेंडेंट करना होगा, तो हम लोग s को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। वी स्क्वायर कितना है, वी 0 है, यानी कि 0 की स्क्वायर क्या होगी, 0 ही होगी, माइनस यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, ठीक है। हम यहाँ पे कलेक्टिव यूनिट लिख देते हैं मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसकी यूनिट क्या होगी, वो मीटर ही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -25, डैट मीन्स s इज इक्वल टू -25 अपॉन में 2 इंटू -10, यानी कि -2 इंटू 10 20। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, एंड देन s कितना हो जाता है, s हो जाता है 1.25 मीटर, ओके। तो इस
तरीके से हम लोग s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, कि टाइम कितना लग रहा है इस मैक्सिमम हाइट को रीच करने में। यानी कि जो स्टोन है वो 5 मीटर पर सेकेंड का जब हम लोगों ने उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, ठीक है, तो वो कितने हाइट तक गया, वो 1.25 मीटर की हाइट तक वो रीच किया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि इस हाइट तक पहुंचने में उसको कितना वक्त लगा। सो वी हैव टू फाइंड द टाइम, ओके। तो अब हम देखते हैं कि टाइम को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्लियरली वी हैव द टी, सो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे टी दिया हुआ है, यानी कि हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में से हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमको v चाहिए, u चाहिए और a चाहिए, और क्लियरली हमारे इक्वेशन में v, u और a तीनों ही दिए हुए हैं, यानी कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में टाइम को निकालने के लिए a चाहिए, t चाहिए, u चाहिए और s चाहिए, और क्लियरली हम लोगों ने अभी s तुरंत फाइंड आउट किया है, तो वी हैव द s, u, a, ठीक है। हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करके हम लोग टाइम को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही प्रेफर करेंगे, ओके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हालांकि हम लोग दोनों ही इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, बट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइम को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, दैट इज v माइनस यू, और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। v कितना है, 0 है, u कितना है, 5 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज -10, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, दैट इज -5 अपॉन में -10, ठीक है। हम लोग पता है कि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली सेकंड को लिख लेते हैं, और ये क्या आ जाती है, ये आ जाती है 1/2 सेकेंड, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमको पता चल जाता है कि टाइम कितना लगा है 1.25 मीटर तक रीच करने में, दैट इज 0.5 सेकेंड्स की टाइमिंग लग रही है। अब क्या जो हम लोगों ने इस टाइमिंग को निकाला है, दैट इज 0.5 सेकेंड्स, ये सही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो कितना टाइम लगाता है वापस आने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कि टाइम कितना लग रहा है उस मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में, ठीक है। तो हम लोगों को अगर सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक रीच करना है, अगर वो फाइंड करना है, तो हम लोग सिर्फ एक तरफ के मोशन को ही देखेंगे, लेकिन वो बॉल है वो ऊपर में तो रहेगा नहीं, वो वापस अर्थ पे आएगा, वो ग्राउंड पे ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना वक्त जाने में लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो सेम टाइम लगता है वापस आने में, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली क्या होगा कि जब वो बॉल अर्थ से अगर हाइट तक गया और फिर हाइट से वापस अगर अर्थ तक आता है, तो फिर उसकी टाइमिंग क्या हो जाती है, उसकी जो टोटल टाइमिंग होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, ये टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, यानी कि जाने का टाइम और प्लस आने का टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि वो बॉल अर्थ से किसी हाइट तक गया, ठीक है, और वो हाइट कितनी है, 1.25 मीटर की हाइट है, ठीक है, और वापस उसी हाइट से अर्थ की ग्राउंड तक आने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में ये पूरा मोशन कर लेता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।